वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और हमारे सितंबर महीने के दूसरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को भी हम स्टार्ट करने के लिए लेके आए हैं। और आप सभी लोगों को अगर ये पीडीएफ चाहिए तो ये रहे हमारे दिए गए नंबर्स। आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके जो भी पीडीएफ की जानकारी आप सभी लोगों को चाहिए, आपको कुछ भी यहाँ पर जानकारी लेनी है, पढ़ना है, तो ये पीडीएफ आपको आसानी से मिल जाएगी। बाकी तो देखो, मैं आपको कहूंगी कि आपकी इच्छा है, आप पीडीएफ से पढ़ना चाहो पीडीएफ से पढ़ो। मैं यहाँ पर नोट्स करा ही रही हूँ, आप नोट्स के फॉर्म में कर लो, अपने अलग से नोट्स बना लो। मंथ वीकली करंट अफेयर और डेली डेली करंट अफेयर आपको पता है मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ, उसको भी आप फॉलो करो। वीकली से आप अपनी प्रैक्टिस करो, ठीक है। वीकली करंट अफेयर भी देखो, उतने ही जरूरी हैं जितने आप डेली और मंथली करते हो। बहुत से बच्चों को लगता है कि वीकली जो होते हैं वो उतने जरूरी नहीं है, ऐसा वैसा नहीं है, ऐसा कुछ भी। वीकली भी उतने ही पढ़ने हैं जितना आप बाकी पढ़ रहे हो। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेली वाले को कवर करके अपना काम खत्म कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लोग कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा आप इसको हमेशा वीकली वालों को भी फॉलो करते रहें, क्योंकि वीकली वाले फॉलो करोगे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी अपने नोट्स को इम्प्रूव करने में। तो मैं आपको वही बोलूंगी कि नोट्स आपको थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने पड़ेंगे अपने, ठीक है। बाकी करंट अफेयर की जिम्मेदारी आप पूरी मुझ पे छोड़ दो, मैं इसके पीछे का बैकग्राउंड भी आपको पूरा बताती हूँ ताकि आके किसी भी चीज पे जुड़ा हुआ कोई भी चीज आपसे छूटे नहीं, मतलब हर चीज मैं आपको कवर करवा दूँ। तो मेरी जिम्मेदारी है वो पूरी पूरी चीजों को कवर अप कराना, वो मैं पूरा करवा रही हूँ। आप बस इतना साथ दीजिए मेरा कि वीडियो पर आप जरूर कमेंट करा करिए। जितने भी बच्चे हैं वो वीडियो पे कमेंट करेंगे, बहुत है मेरे लिए इतना, इतनी मोटिवेशन बहुत होती है आगे बढ़, ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं हम सभी लोग आगे। सबसे पहला यहाँ पर दिवस के ऊपर मैं लेके आती हूँ, जिसमें पहला है लिटरेसी डे, साक्षरता दिवस इसको हम कहते हैं। सारे दिवस तो आपको देखो मैं बता ही चुकी हूँ कि सारे तो पढ़ने भी नहीं होते हैं, आपको केवल कुछ कुछ यहाँ पर दिवस होते हैं जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बाकी तो जरूरी भी नहीं है कि आप सारे सारे पढ़ के जाओ। तो 8 सितंबर को इंटरनेशनल दिवस ऑफ लिटरेसी, या आप कह लो यूनेस्को ने स्टार्ट करा था ये चीज, और ये थीम वीम के साथ पूरी तरीके से मनाया जाता है ताकि साक्षरता को प्रमोट किया जा सके। यूएन की एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, यूनेस्को, जिसके हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। इसका काम होता है यूनेस्को का, पेरिस फ्रांस में इनका काम है कि जितना भी लिटरेसी है, देखो यूनेस्को में ई वर्ड ही एजुकेशन के लिए आता है, तो ये एजुकेशन के लिए काम तो करेंगे ही ना। तो इसलिए यहाँ पर एक इवेंट हुआ था एक टाइम पर लिटरेसी के ऊपर, इसीलिए इस पूरे को स्टार्ट किया गया, ठीक है, समझे। चलो अगला दिवस है यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस डे फॉर साउथ साउथ कॉपरेशन। अब ये साउथ और साउथ के लिए अलग से एक साउथ साउथ कॉपरेशन के नाम से बनाया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पे अच्छे खासे सवाल बनते हैं और हमसे पूछा जाएगा क्या है इसका, क्या रेलिवेंस है। तो देखो 12 सितंबर को मनाते हैं, पहली चीज तो यही आता है, ठीक है। अब इसमें क्या खास हुआ, इसमें क्या हम लोगों ने डेवलप किया या क्या इसमें एक्स्ट्रा कुछ किया, वो सब पूछा जाता है। तो यूएन ने स्टार्ट किया है और साउथ साउथ के जितने भी यहाँ पे कंट्रीज हैं मिल करके वो इसको यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, साउथ साउथ के लिए इसकी अलग से थीम भी बनाई गई थी, सॉलिडारिटी इक्वालिटी करके। चलो खैर, थीम हो सकता है हमसे फिर भी ना पूछे, ठीक है। इसकी पूरी वीडियो वगैरह भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि अभी कुछ टाइम में एसडीजी का समिट होने वाला था, इसलिए ये साउथ साउथ का एक समिट अलग से निकाला गया है और इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। इंटरनेशनल डे फॉर साउथ साउथ की जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब के बीच में कोऑपरेशन को इंक्रीज करने के लिए ये बनाया जाता है, ताकि साउथ और साउथ की कंट्रीज को हम लोग आपस में एक तरीके से बेटर बना, ठीक है। जैसे इसमें साउथ साउथ की कंट्रीज जो जो यहाँ पर आप यूं कह लो कि जितनी जितनी कंट्रीज यहाँ पे साउथ को प्रमोट करती हैं, जैसे साउथ में जिनका रीजन है उसके लिए मनाया गया ये, इसके पीछे का एजेंडा भी यही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये देखो भारत की ड्रोन शक्ति पिक्चर देखो इसकी, ये इसका रखा गया था। ड्रोन देखो, ऊपर भी ड्रोन ही बने हैं ना, पिक्चर में देखो ध्यान से। तो भारत की ड्रोन शक्ति के ऊपर अलग से एक पूरा ये स्टार्ट किया गया है जिसे हम कहते हैं भारत ड्रोन शक्ति। इसमें जितने भी लोग हैं वो आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं,
और इसी में ही ये असल में हुआ कहाँ पर है, ये होगा अभी असल में ड्रोन शक्ति एक पूरा जो है ये गाजियाबाद जो कि यूपी में पड़ता है, वहां पर पूरा इसका हिंडन जो एरिया है ना, वहां पे हिंडन नदी का भी नाम है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। हिंडन एयरफोर्स बेस पर पूरा का पूरा ड्रोन इंडस्ट्री को एक बहुत तरीके से दिखाया जाएगा। किस किस ने मिलकर दिखाया है, हमारी इंडियन एयरफोर्स और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया जो कि ड्रोन्स को यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है। तो इंडियन एयरफोर्स और दोनों ने मिलकर के भारत ड्रोन शक्ति, ये जो पिक्चर देख रहे हो जिसके अंदर 50 लाइव ड्रोन्स को डिस्प्ले किया, बड़ा खूबसूरत नजारा गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस जो बना हुआ है ना वहां पे किया गया था, जिसमें ये दिखाना कि ड्रोन्स किस किस तरीके से होते हैं। इसमें पैरामिलिट्री के सारे लोग गए, इसमें गवर्नमेंट बॉडी सारी पहुंची, तो सब लोगों ने यहाँ पर काफी अच्छे से सेलिब्रेशन जो है वो इसके लिए किया है। तो इस प्रकार से आपको एक भारत ड्रोन की शक्ति का भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि भारत की ड्रोन शक्ति जो है वो कब और किस चीज के लिए न्यूज में रहती है। ठीक है भाई, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। ऐसे ही अब मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ। जो G20 के समिट अभी इंडिया में कंडक्ट किया गया है, उसमें एक मूर्ति का इस्तेमाल किया गया था, वो है नटराज की मूर्ति, नटराज का स्टैचू। मैं ये नहीं कहूंगी कि मूर्ति है, देखो ये है पूरी नटराज की, एक डांसिंग नटराज की, ये भगवान शिव की डांस की एक प्रतिमा है। मैं ये नहीं कहूंगी कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, जिसमें इसने जो है पूरी प्रतिमा अलग अलग प्रकार से चीजों को दर्शाती है। जटाधार, डमरू, अभय मुद्रा, अभय का मतलब होता है बिल्कुल निडर, गजहस्त मुद्रा, भुजंग त्रस आसन, त्रासु, गंगा, तो जटाओं से आने वाली गंगा। तो इस प्रकार से जो शिव जी हैं, भगवान शिव, उनका डांस यहाँ पे दिखाने वाली एक प्रतिमा है, और उस डांस को हम जानते हैं किस नाम से, तांडव के नाम से, तांडव के नाम से जाना जाता है। और आप लोगों को क्या याद रखना है, यहाँ पे पढ़ेंगे। तो नटराज का जो एक स्टैचू है वो एक लॉस्ट वेस्ट वेक्स टेक्निक से बनाया गया है, जो कि चोला ब्रॉन्ज के टाइम पीरियड से चलता आ रहा है। और हमसे ये पूछा जा सकता है कि नटराज का जो स्टैचू है, चोला, देखो चोला इंपॉर्टेंट बन जाएगा यहाँ पर। और इसी तरीके से भगवान शिव का जो ये पूरी आर्टिस्ट्री कही गई है, जो कि यहाँ पर बनाया गया था अष्ट धातु से। अष्ट धातु का मतलब क्या होता है, 8 धातुओं से मिला हुआ। तो G20 के समिट में दिल्ली में भारत मंडपम में 27 फुट की नटराज की एक प्रतिमा को, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रतिमा हो गई भगवान शिव की, वो लगाई गई थी, जिसका वेट था करीब, ये आप पिक्चर देखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से, ये है पूरी जो कि भारत मंडपम में लगाई गई थी। ठीक है, ये है वो पूरी पिक्चर, ये गूगल से ही मैंने प्रॉपर ली है यहाँ पर। और ये ऑलरेडी यहाँ पर जो है अलग अलग टेम्पल्स हैं तमिलनाडु में, वहां पे ऑलरेडी ये मूर्ति जो है आपको देखने को मिलेगी। एक्चुअली में ये वाली जो पूरी मूर्ति है ना, ये मूर्ति बनाने का श्रेय किसके पास जाता है, मैं यहाँ पे नाम लिख रही हूँ, ये पूरा नाम श्रेय जाता है राधा कृष्णन स्थापति, उनके पास, जो कि तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। और ये पूरा जो डिजाइन बनाया गया है लॉस्ट वेक्स टेक्निक से बनाया गया है। ठीक है, चोला एम्पायर ने काफी ज्यादा इसको पूरे तरीके से डिजाइन करना शुरू किया था। इनके हाथ में डमरू है और अग्नि, जैसे पूरा वर्स को जो है वो, यहाँ पर हाथ में स्नेक है, स्नेक भी यहाँ पर एक तो कुंडलिनी पावर दिखाता है कि अगर ये जाग गया तो ये कहीं पर भी जो है कॉन्शियसनेस को अटेन कर सकता है। नटराज की स्माइल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो इस प्रकार से ये पूरी जो है एक टेक्निक के हिसाब से जो है नटराज का दिमाग में रखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप सबसे पूछा जा सकता है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार का सवाल हमसे डायरेक्टली जो है वो पूछा जा सकता है, क्या है इसका, क्या रेलेवेंस है। ठीक है भाई, चलो आगे अब बढ़ेंगे। अब आसियान और इंडिया का समिट हुआ है, क्वेश्चन ये बनेगा कि आसियान और इंडिया का समिट हुआ कहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा, जकार्ता, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की जो है जगह है जकार्ता, वहां पे किया गया था। इंडिया और आसियान के रिश्तों को जो है मजबूत करने के लिए इंडिया और आसियान का समिट यहाँ पर कंडक्ट किया गया है। ठीक है, तो हमारे जो प्रधानमंत्री है वो वहां पे गए थे 7 तारीख को, अब पूरा अटेंड करके आए हैं, जिसकी थीम थी आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, जहां पे इन्होंने इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में काफी सारी चीजें डिस्कशन करते हुए बताया कि हम लोग क्या करने वाले हैं। असल में मोदी जी ने यहाँ पर 12 पॉइंट्स के प्रपोजल रखे थे, 12 पॉइंट प्रपोजल कहते हैं उसको, जिसमें वो कनेक्टिविटी,
डिजिटली चीजों के ऊपर बात करना, और जो भी हम लोग लिंक बना रहे हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं, साउथ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और वो आपको याद है लाइफ मिशन, LIFE, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मिशन, इन सब चीजों पे आगे बढ़ने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट का कोऑपरेशन करने की जरूरत है। तो इन सब पॉइंट्स के ऊपर बात की। आपको सारे 12 पॉइंट्स नहीं याद करने हैं, बस इतना याद रखना है, 12 पॉइंट प्रपोजल वाज रिलेटेड टू इंडिया आसियान का जो यहाँ पर अभी सबमिट हुआ है, उससे ये जुड़ा हुआ है। केवल इतनी सी बात को भी दिमाग में रख लोगे तो भी आपके लिए बहुत है, ठीक है। इसमें सवाल आते हैं अगर इस प्रकार से, तो ऐसा कुछ पूछा जाएगा तो आप ऐसे लर्न कर लो इसको, ज्यादा समस्या नहीं आएगी, बस इस तरीके से लर्न कर लोगे उतना भी बहुत है इसके अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये देखेंगे आसियान के बारे में। आपको मैं फैक्ट्स बता दूं, आसियान मैंने पहले अपनी वीडियोस में कई बार, बहुत 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 बार, कुछ ना कुछ मैंने बताया है, तो मैं अभी आपको फिर से बताऊंगी आसियान के बारे में। आसियान जो है यहाँ पर, ये आप देखो इधर, आसियान की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस आते हैं, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनाई, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम, ये सब है। अच्छा, एक और चीज बता दूं मैं, पपुआ न्यू गिनी जो है वो इसका मेंबर नहीं है, वो इसका ऑब्जर्वर है। कोशिश तो उन्होंने 1980 से कर रखी है जुड़ने की, पर पपुआ न्यू गिनी, जहां पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए भी थे, और उन्हें जब गए थे तो उनको वहां का हाईएस्ट अवार्ड भी मिला था, याद है, इसे पढ़ा था। पापुआ न्यू गिनी की जो कैपिटल है पोर्ट मोर्सेबाई, वो वहां गए भी थे, लेकिन वही था कि मेन बात सिर्फ इसमें ये आपको दिमाग में रखनी है कि ये इसका मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि भाई वो एक पार्टिसिपेंट जो कि जा तो सकता है लेकिन चलेगी नहीं उसकी, आ सकता है सिर्फ अटेंड करने के लिए, चलेगी नहीं उसकी, ठीक है, वोटिंग पावर नहीं है उसके पास। मोटो यही है आसियान का, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। और इसके हेडक्वार्टर या फिर आप कह लो सेक्रेटरीट जो बने हुए हैं जहाँ पे सारी डिस्कशन होती है, वो जकार्ता, इंडोनेशिया में जो पड़ता है, वहीं पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे से फैक्ट्स आपको दिमाग में रखने हैं, इन सबसे आपका सीधा सीधा सवाल बन सकता है, ठीक है भाई। आपको इस तरीके से कुछ कुछ चीजों को दिमाग में रखते हुए चलना है, क्योंकि इन सबसे खूब खूब सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप इनको पढ़ते हुए चलोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए चीजों को कंप्लीट करना, ठीक है। मैं कई बार आसियान के बारे में बता चुकी हूँ, और आसियान अपने आप में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आसियान को आपने छोड़ना नहीं है। आसियान को करना उतना ही जरूरी है जितना बाकी चीजें आप पढ़ रहे हो। अगर आप आसियान को छोड़ दोगे तो क्वेश्चन तो देखो आएगा ही आएगा इससे, ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन पूछेगा नहीं, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, किसी भी प्रकार का हो, क्वेश्चन तो देखो इस टॉपिक से बनते हैं। तो बस मैं वही आपको चाह रही थी कि आप सभी लोगों को मैं यहाँ पर एक बार बस करवा दूं आपको ये पूरा टॉपिक आसियान का फिर से, ताकि आपको हर एक को ना लर्न हो जाए। मेन बात होती है कि लर्न नहीं होते हैं बच्चों को चीजें, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि बच्चों को लर्न भी धीरे धीरे करना शुरू करते हैं। जरूरी है ना, देखो लर्न करना बहुत जरूरी है। चलो बढ़े आगे। अगला आता है भाई कि अभी जो हमारी वेस्ट बंगाल है, दीदी की जगह है जो, वहां पर उन्होंने, जो उनकी वहां की विधानसभा है, उन्होंने पोइला बैसाख, बंगाली न्यू ईयर डे के रूप में सेलिब्रेशन करने की बात करी है। तो हमको ये पढ़ना है कि ये पोइला बैसाख या बैसाख क्या है। पोइला बैसाख जो है ये जो 14, बेसिकली ये जो अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन को मनाया जाता है, ये बंगाली न्यू ईयर के रूप में असल में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये अभी नहीं मनाया जाता, ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, लेकिन पोइला बैसाख को जो है एक, आप कह लो कि डिसाइड कर लिया गया है वेस्ट बंगाल की सरकार ने, 15 तारीख को था ये, जिसमें वो बंगाली न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो उसको बंगाल का क्या बना दिया गया है, अब उसको बंगाल का अलग से, आप यूं कह सकते हो कि स्टेटहुड डे होता है ना, कि इस दिन ये स्टेट बनी, उस प्रकार से वो मान लिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, पोइला बैसाख 14 अप्रैल को आता है, इस बार 15 अप्रैल को था, 14-15 के बीच में पड़ता है। और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा, आसाम, ये सब जगह मनाया जाता है, केवल एक जगह नहीं, काफी सारी जगह मनाया जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगली एक न्यूज है कि उदयपुर की परवीना अंजुना, मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ, ये आप देख सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल है, तभी ये मिस इंटरनेशनल इंडिया के रूप में जो है इनको अवार्ड दिया गया है। तो नाम आपसे ये पूछा जा सकता है, अगर आपने कहीं पर नाम सुना होगा तो जरूर आप इस चीज को लर्न करके जाओगे, वरना वही होता है कि भूल जाते हैं। तो ये एक सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मिस इंटरनेशनल इंडिया, 23 साल की है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मॉडलिंग का करियर स्टार्ट किया,
और काफी सारे पेंजेंट्स यहाँ पे इन्होंने जीते हैं। और इसी तरीके से मिस इंटरनेशनल पेंजेंट का अवार्ड हर साल होता है और जापान में होता है ये पूरा। तो जापान में ये इस इवेंट में भारत की मिस इंटरनेशनल इंडिया के रूप में उनको बताया गया है। ठीक है। और अब जाके ये आगे और आगे जो है मिस इंटरनेशनल पेंजेंट के रूप में इंडिया को रिप्रेजेंट आगे करने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भाई, जीआई टैग्स जो है यहाँ पर मिले हैं उड़ीसा की के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट की। कोरापुट का एक काला जीरा राइस है, उसको ये अवार्ड जो है जीआई टैग का दिया गया। देखो जीआई टैग में काफी सारे अवार्ड दिए गए हैं, मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ। ये है वो काला जीरा का राइस और ये है साबूदाना। साबूदाना जो होता है ना, सलीम सागो कहते हैं इसको, तो ये अलग से एक टैग दिया है। ये तमिलनाडु का है और ये वाला उड़ीसा का है। तो दो अलग अलग जगह के टैग्स दिए गए। बात समझ में आई सबको? तो उड़ीसा का कोरापुट जीआई टैग जो दिया गया है ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। कोरापुट का काला जीरा है ना, काला जीरा राइस है, ये आप देखो ना, काले से राइस दिख रहा है ना आपको। ये रजिस्ट्री तो बहुत पहले से दे रखी थी, अब जाकर के फाइनलाइज करा है, नबार्ड ने इसको देखा। नबार्ड पता है ना सभी लोगों को, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो उन्होंने इस चीज को जो है, इसकी बहुत ही खूबसूरत स्वाद होता है इसका, बिल्कुल एक तरीके से लग रहे हैं कि ये मतलब राइस तो प्रॉपर बहुत सालों से यहाँ पे चलता आ रहा है। काला जीरा राइस सबसे ज्यादा कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में एक जयपुर एरिया है, वहां पे सबसे ज्यादा ये उगाया जाता है। ठीक है। उसके अलावा एक और है साबूदाना, या फिर इसको हम कह सकते हैं सेलम सागो। सलेम सागो के नाम से भी इसको जाना जाता है और इसको भी अभी हाल फिलहाल में जीआई टैग जो है वो दिया गया है। किसको दिया गया है? सलेम सागो, या आप देख सकते हो पिक्चर मैंने आपके सामने रखी दी है, तमिलनाडु का है, तो उसको भी जीआई टैग मिला है कोयम्बटूर में। हो जाएगा भाई, ये छोटे छोटे से टैग से। आज जीआई टैग के बारे में मैंने बहुत बार बताया हुआ है, जो एक स्पेशल जगह की पहचान बन जाती है उसे हम कहते हैं जीआई टैग। ये जीआई टैग इस बार जो है वहां पे दिया गया है, इसमें आप लोग छोटी सी बात को याद रखिएगा। जीआई टैग मिनिस्ट्री ऑफ जो कॉमर्स होती है, वो वाणिज्य मंत्रालय, वो यहाँ पर ये जीआई टैग को देता है, उनकी जिम्मेदारी होती है। क्लियर हुआ भाई यहाँ तक सारी बातें? हो जाएगा यहाँ तक सभी लोगों को लर्न, इसको कंप्लीट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी आप लोग जानते हैं, ये पिक्चर जो है ये हमारे चंद्रयान की नहीं है, ये हमारे श्रीहरिकोटा की नहीं है, ये जापान की है। जापान ने भी अपना एक मून के लिए लॉन्च किया, जैसे हमारा चंद्रयान था, रशिया का लूना था जो कि फेल हो गया। इसी प्रकार से जापान ने मून स्नाइपर करके एक और इनिशिएटिव अपने लिए मून की एक्सप्लोर करने के लिए अलग से स्टार्ट किया है, जिसका नाम है मून स्नाइपर। याद हो जाएगा, मून स्नाइपर जापान का। ये रॉकेट जो है वो H2A करके रॉकेट है, और इस तरीके से अगर ये प्रॉपर हो जाता है, मून मिशन मून स्नाइपर है उसका नाम, तो अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो जापान 5th नंबर का कंट्री बन जाए, मून स्नाइपर के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा मून स्नाइपर मिशन। इसको कई बार स्लिम के नाम से भी जाना जाता है, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ये है भाई इस पूरे का नाम, इससे सवाल आपके बन सकते हैं। ठीक है, इसको भी पढ़िएगा। फिर इसके बाद आता है सीएसआईआर ने अभी हाल फिलहाल में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड की घोषणा करी है। अभी शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड भी हमसे पूछे जा सकते हैं। ये अवार्ड जो है वो साइंस की फील्ड में दिए जाते हैं। देता कौन है? सीएसआईआर फुल फॉर्म होती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और ये शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, अब आपको ये याद करना पड़ेगा, शांति स्वरूप भटनागर एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे ये अवार्ड रखा गया, जिसमें कैश प्राइस 5 लाख रुपए तक का होता है, जिस ऐसे रिसर्चर्स को जिन्होंने आउटस्टैंडिंग कुछ काम किया होगा, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बहुत बढ़िया कुछ काम किया होगा, सीएसआई अवार्ड देती है। एसएसबी के नाम से जाने जाते हैं शांति स्वरूप भटनागर, हर साल में एक बार दिया जाता है। 26 सितंबर को इसकी यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है, क्योंकि 26 सितंबर को सीएसआईआर का फाउंडेशन डे होता है। तो जितने भी यहाँ पर होते हैं सबकी एज जो है ऑलमोस्ट 40-45 के बीच में रहती है। कई बार किसी की एज ज्यादा भी हो सकती है, किसी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे काम किया है, किसी ने जो है अलग से कुछ
रिसर्च लैब के ऊपर काम किया है, फंडामेंटल रिसर्च के ऊपर काम किया, तो ऐसे कोई भी पर्सन हो सकते हैं। देखो मैं ये कहूंगी, नाम तो हमसे नहीं पूछेगा डिटेल में, सबके नाम तो हमसे नहीं पूछेगा कि किसमें क्या, लेकिन हाँ इतना जरूर पूछ सकता है कि किस फील्ड में दिए जाते हैं। फील्ड इज इम्पोर्टेंट। फील्ड में मुझे ऐसा चांसेस लगते हैं कि कोई भी एग्जाम में फील्ड पे सवाल आसानी से मिल सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो सब लोग? तो ये सब चीजें आपको इस प्रकार से अपने दिमाग में रखने के, याद रखनी शुरू कर देनी। हो जाएगा सभी लोगों को ये चीजें याद? ठीक है भाई, आप सभी लोग इस चीज को याद करना शुरू कीजिए। उसके बाद हमारा आपके सामने मैं एक क्वेश्चन लेके आई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन है यहाँ पर एम्बर ग्रिस के ऊपर। ठीक है, तो एम्बर ग्रिस अगर आप लोगों ने सुना है बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एम्बर ग्रिस क्या चीज है। देखिए, एम्बर ग्रिस एक तरीके से ना वेल की वॉमिट होती है। अभी ये फिलहाल में न्यूज में भी थी। ये एक वेल की वॉमिट के रूप में जानी जाती है। और इसमें होता क्या है, इसका इस्तेमाल होता है, वैक्स की तरह होती है, व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है स्पर्म वेल्स की, उसमें से निकलती है। और इसके अगर हम इसको इसके साथ कुछ इसमें खुशबू या अडर कुछ भी मिला दें तो ये किस में इस्तेमाल की जाती है? परफ्यूम्स बनाने में। ये लोग इतना ज्यादा अमाउंट में इसकी इलीगल तस्करियां करते हैं, तो उसी के लिए रेयर सब्सटेंस है मस्ट नोट के साथ बनाई जाती है। दोनों सही बातें लिखी हुई हैं। इसकी इलीगल, इसकी ट्रेडिंग बैन है इंडिया में। ठीक है, तो ये इंडिया में इसका ट्रेड बिल्कुल बैन है, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पकड़ा जाता है इसकी तस्करी करते हुए। तो ये तरीके से एक बैन हो जानी चाहिए, इसलिए आपको इस चीज को दिमाग में रखना है। इसकी हाई डिमांड है, हाई प्राइस है। एम्बर ग्रिस के अंदर बहुत सारे एसिड्स और कंपाउंड्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल से सिमिलर होते हैं। लाइट येलोइश कलर का सब्सटेंस होता है, जिसको इस्तेमाल करते हैं हम लोग फ्लेवर फूड में, एल्कोहल्स में, टोबैको में, काफी जगह पे। और बाकी सब कंट्री में, यूएस से ऑस्ट्रेलिया, इंडिया जैसी कंट्रीज में इसको बैन कर दिया गया है। ठीक है, वेल है, वेल का नाम है स्पर्म वेल। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट लिखी हुई है, दोनों सही एक्सप्लेनेशन है एक दूसरे की। तो इस प्रकार से आपको ये एम्बर ग्रिस का छोटा सा टॉपिक है उसको भी दिमाग में रखना है, क्योंकि इससे भी आपका सीधा सीधा सवाल बनता है कि क्या है, क्या इसका यूज है। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन इसमें डायरेक्टली जो है वो बनते हैं एग्जाम में, सीधा सीधा इनसे सवाल पूछा जाता है। तो आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि जितना जितना क्लास में मैंने करवाया है उसको पढ़ के रखें। बाकी आप सभी लोग इस वीडियो को कितना पसंद करते हैं, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वो भी आप ही लोगों ने मुझे बताना है। ठीक है, वैसे आप सभी लोग काफी कमेंट्स करते हैं, मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगी, लेकिन और कमेंट करिए। ठीक है, जरूर रखें सभी लोग इस चीज को ना, जो है इस एक प्रॉपरली कोशिश कीजिए कि कमेंट जरूर करके मुझे भी इन्फॉर्म करें कि हाउ यू आर लाइकिंग द वीडियो। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले हफ्ते की करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।